ये तस्वीरें गजा से हैं। इजराइल गजा सिटी पर कब्जे के प्लान को धरातल पर ला रहा है। उसने गजा सिटी में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये इजराइल का पुराना प्लान था। उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि गजा सिटी के लोग शहर छोड़ दें, हम कब्जा करने आ रहे हैं। लेकिन इन खबरों के बीच गजा वासियों के लिए एक उम्मीद की किरण भी है। दुनिया उनके दुख दर्द से मुंह चुराने के बजाय उस पर बात करने लगी है। इजराइल की आलोचना हो रही है। 16 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस के एक इंक्वायरी कमीशन ने इजराइल को गजा में जेनोसाइड यानी जनसंहार का दोषी ठहराया है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। एक्सपर्ट से समझेंगे कि इस कमीशन के आरोप लगाने की क्या अहमियत है। क्या इस आरोप के बाद इजराइल अपनी चाल ढाल बदलेगा और इजराइल के सच्चे साथी अमेरिका का क्या रुख होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। कमीशन की चेयरपर्सन ने कहा है कि इजराइल की कार्रवाई में फिलिस्तीनियों को मिटाने की नीयत दिखती है। जेनोसाइड कन्वेंशन में जो कसौटियां लिखी हैं वो यहां पूरी हो रही हैं। I see similarities here. It's all those same kind of methods. मुझे यहाँ समानताएं नजर आती हैं। तरीके सब एक जैसे ही हैं। वैसे भी जेनोसाइड कन्वेंशन ये तय करता है कि इरादा कैसे साबित किया जाए। सिर्फ मारने का इरादा होना कत्ल कहलाता है, लेकिन जब ये कत्ल इस इरादे से किया जाए कि किसी पूरे समूह को खत्म करना है, तब उसे नरसंहार कहा जाता है। रवांडा में तुत्सी समुदाय को निशाना बनाया गया था और यहाँ सारे सबूत दिखाते हैं कि फिलिस्तीनी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। That was targeted, and here we see from all the evidence it's Palestinian group that is being targeted. रिपोर्ट कहती है कि इजराइल की कार्रवाई जेनोसाइड कन्वेंशन में लिखे 5 में से 4 जेनोसाइडल एक्ट्स यानी 5 में से 4 कसौटियों पर खरी उतरती है। कौन कौन से हैं ये कसौटियां? पहला, आम लोगों पर बमबारी। दूसरा, शारीरिक और मानसिक नुकसान। बेगुनाहों पर हमला, कैदियों की पिटाई और जबरन विस्थापन। तीसरा, जीवन के लिए बुनियादी शर्तें छीन लेना, अस्पताल गिराना, इलाज रोकना, पानी, बिजली, ईंधन और राहत सामग्री रोकना और बच्चों पर खास असर डालने वाली नीतियां अपनाना। चौथा, नस्ल को आगे बढ़ने से रोकना। इसके लिए दिसंबर 2023 में गजा के सबसे बड़े फर्टिलिटी क्लिनिक पर हमले का हवाला दिया गया है, जिसमें 4000 एम्ब्रियोज, 1000 स्पर्म सैंपल्स और अनफर्टिलाइज्ड एग्स तबाह हुए थे। कमीशन का कहना है कि सिस्टमैटिक तरीके से एक आबादी को मिटाने की कोशिश है। कमीशन ने नेतन्याहू, इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग और पूर्व रक्षा मंत्री योआफ गैलेंट के नाम लिए और कहा कि नेताओं ने जेनोसाइड को भड़काया और जस्टिफाई किया। Genocide is occurring in Gaza and is continuing to occur, and the गजा में नरसंहार हो रहा है और अभी भी जारी है और इसकी जिम्मेदारी इजराइल सरकार पर है। हमने अपनी रिपोर्ट में 3 लोगों को चिन्हित किया है: प्रधानमंत्री नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजराइल के राष्ट्रपति। इन तीनों के ऐसे बयान दर्ज हैं जिनमें नरसंहार के लिए भड़काने वाली बातें साफ दिखती हैं। And one other, the president of Israel. ये जिस कमीशन की बार बार बात हो रही है उसे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने साल 2021 में बनाया था, लेकिन ये डायरेक्टली यूएन को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी इसकी कही गई बात यूएन की बात की तरह नहीं समझी जा सकती। इसका काम इजरायली कब्जे वाली फिलिस्तीनी जमीन और इजराइल में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना था। इस कमीशन ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा में चल रही जंग की छानबीन की। कहा कि मौजूदा रिपोर्ट से पहले उसने 2 साल में लाखों दस्तावेज खंगाले, वीडियो फुटेज देखे और सैकड़ों गवाहों को सुना। So it's a 2-year work. It's not just something we made up now. And as we set out all the facts, ये 2 साल का काम है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी अभी कुछ बना लिया। हमने सारे तथ्य जुटाए, वीडियो और फुटेज देखे, एक्सपर्ट से बात करी, डॉक्टरों से बात की, गवाहों से और बच्चों से भी बात की। इन सब के बाद हम ही वो इकलौती यूएन बॉडी हैं जिसे जांच करने का अधिकार है। हमें इजराइल जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए गवाह हमारे पास आए। So that's just a little bit about our methodology. लेकिन इन सब पर इजराइल का क्या कहना है?
इजराइल ने कमीशन और ह्यूमन राइट्स काउंसिल पर एंटी इजराइल बायस का आरोप लगाया है। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान दिया है और कहा है कि हम इस झूठी और तोड़ी मरोड़ी रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करते हैं। कमीशन को चलाने वाले 3 लोग हमास के प्रवक्ता जैसे हैं, जिनके यहूदी विरोधी बयान दुनिया ने सुने हैं। उन्होंने फिर से एक फर्जी रिपोर्ट बना दी है। यूनाइटेड नेशन में इजराइल के राजदूत ने भी रिपोर्ट पर रिएक्शन दिया। सुनिए। इजराइल ने आज इस कमीशन की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा कि ये रिपोर्ट झूठे और बेबुनियाद आरोपों से भरी है। इसमें जनसंहार की झूठी कहानी फैलाई गई है। साथ ही कमीशन ने अपने असली काम से हटकर फिर से पक्षपाती विश्लेषण किया है। इन सब के बाद अब सवाल है कि आगे क्या, क्योंकि ये कमीशन खुद कोई सजा नहीं दे सकती। ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी सीधे कार्रवाई नहीं करता। लेकिन ये छानबीन और ये नतीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कानूनी असर पड़ सकता है, लेकिन वो भी तब जब इन बड़ी अदालतों में इजराइल सरकार या नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा चलेगा। ऐसे में हमने जानकारों से समझा कि इंटरनेशनली जेनोसाइड को डिफाइन कैसे किया जाता है और क्या इस कमीशन के कह देने से इजराइल दोषी माना जाएगा। देखिए, यूएन की कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे ऑटोमेटिकली ये नहीं होगा कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इजराइल को नरसंहार का जिम्मेदार माना जाएगा। यूएन का जो ऑफिस ऑफ जेनोसाइड प्रिवेंशन है, उसके खुद के हिसाब से ये आइडिया है कि कमीशन या संयुक्त राष्ट्र अपनी तरफ से नहीं बोल सकता कि किसी देश ने नरसंहार किया है। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी कोर्ट को ये बात कहनी होगी। जो कोर्ट है यूनाइटेड नेशंस का, जिसको आईसीजे कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वही ये बात कह सकता है। आईसीजे में एक अलग से केस चल रहा है, जो कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ वो केस दायर किया था कि इजराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार कर रहा है। तो इस कमीशन की जो रिपोर्ट है, इस कमीशन ने जो एक एलिगेशन लगाया है इजराइल के ऊपर कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, उसका कोई असर नहीं होगा आईसीजे के केस के ऊपर। और आईसीजे का जो केस है वो भी काफ़ी साल चलेगा, उसमें जल्दी कोई फैसला नहीं आने वाला। अगर इस रिपोर्ट से इजराइल औपचारिक तौर पर दोषी नहीं माना जाएगा, तो फिर इस रिपोर्ट की क्या अहमियत है, जानकारों से समझते हैं। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फाइंडिंग जो है, क्योंकि जेनोसाइड कन्वेंशन के हिसाब से अब बाकी मुल्कों पे लाजमी हो जाता है कि वो एक्शन लें इजराइल के ख़िलाफ़। सबसे ज़्यादा तो ये अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई मुल्क इजराइल की मदद करता है या इजराइल की साथ समर्थन देता है, तो वो उतना ही कॉम्प्लिसिट माना जाएगा जेनोसाइड में। यानी कि अब अमेरिका के ऊपर ही उंगली उठ सकती है, जिसका मतलब ये है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम का दारोमदार अमेरिका पे ही था। अगर अमेरिका पे ही उंगली उठने लगी तो अमेरिका उसी श्रेणी में आ जाएगा जैसे रूस या कोई और मुल्क जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे इजराइल के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा असर पड़ने के इम्कान हैं आगे जाते हुए। इस कमीशन की वजह से इजराइल के ऊपर डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल प्रेशर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से इस कमीशन की रिपोर्ट का कोई डायरेक्ट असर नहीं होगा, ये कहते हुए कि इजराइल गिल्टी है जेनोसाइड का, गिल्टी है नरसंहार का। इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिश भी की गई हैं। कमीशन ने मांग की है कि दुनिया के बाकी देश इजराइल को हथियार बेचना बंद करें। कोई भी कंपनी या व्यक्ति जेनोसाइड में मदद ना करे। जब जेनोसाइड के साफ सबूत सामने हों और दुनिया चुप रहे, तो वो चुप्पी भी कॉम्प्लिसिटी यानी साझेदारी मानी जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जो देश इजराइल के साथ खड़े हैं, वो अब क्या करेंगे। उसके लिए समझिए कि मौजूदा समय में इजराइल को सपोर्ट कितना मिल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों ने इजराइल में घुसकर हमला किया। 1100 से ज़्यादा लोग मारे गए, करीब 250 बंधक बना लिए गए। इनमें से 90% इजरायली थे, लेकिन बाकी बचे 10% लोग दुनिया के 44 अलग अलग देशों से आते थे। इसलिए लगभग पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। उस वक्त करीब 44 देशों ने हमास की खुलकर निंदा की और इसे आतंकवादी हमला बताया। कुछ एकमत नहीं भी थे, जैसे कतर, सऊदी अरब, कुवैत, सीरिया और इराक। इन सभी देशों ने जिम्मेदारी इजराइल पर डाली थी, लेकिन इनके बरक्स करीब 20 देशों ने कहा कि इजराइल को जवाब देने का पूरा हक है। इनमें सबसे मुखर आवाज़ पश्चिमी देशों की थी। जवाब के तौर पर इजराइल ने गजा में जंग का ऐलान कर दिया। पश्चिमी मुल्कों ने इजराइल के जवाब को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देखा। 9/11 की मिसालें दी गई। इस फ्रेमिंग का असर ये हुआ कि इजराइल पर सवाल उठना
लगभग नामुमकिन हो गया। पश्चिमी नेताओं के लिए तुरंत संयम की अपील करना पॉलिटिकल खुदकुशी जैसा होता, इसलिए इजराइल आगे बढ़ता गया। जल्द ही उस तक हथियारों और पैसों की खेप भी पहुंचने लगी। इसमें सबसे आगे था अमेरिका। बाकी पश्चिमी मुल्क भी पीछे नहीं रहे। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली समेत कई यूरोपियन देश भी इसमें शामिल थे। लेकिन 2023 में बनी ये साझेदारी 2024 में दरकने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी गजा में तबाही और मानवीय संकट। इजराइल पर आरोप लगे कि उसका जवाब प्रोपोर्शनेट नहीं है। उसने गजा पर पूरी नाकेबंदी कर रखी थी। पानी, बिजली, खाने और ईंधन की किल्लत थी। संयुक्त राष्ट्र और गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े लगातार डरा रहे थे। जनवरी 2024 तक मरने वालों की संख्या 22,835, जून के अंत तक 37,900, सितंबर तक 41,615। मई 2024 में यूएन ने पुष्टि की कि इस युद्ध के 52% मृतक महिला और बच्चे थे। उधर गजा पर नाकेबंदी की वजह से सवाल उठे कि इजराइल भूख को हथियार बना रहा है। भूख की ये तस्वीर सोशल मीडिया और न्यूज़ रिपोर्टिंग के जरिए दुनिया भर में फैल गई। पश्चिमी सरकारों के लिए अब बिन शर्त इजराइल का समर्थन करना मुश्किल होता गया और इसका असर कूटनीति पर भी पड़ा। मई 2024 में ही स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे तीनों ने एक साथ ऐलान किया कि वो फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। इन देशों ने अपने फैसले को गजा की जंग से जोड़ा। उनका कहना था कि अब अगर 2 राष्ट्र हल को बचाना है तो यही रास्ता है। लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक उसके साथ था। जब भी संयुक्त राष्ट्र में इसकी बात उठती, अमेरिका इजराइल का पक्ष लेता और बात धरी की धरी रह जाती। 2024 में जो दबाव बना था वो 2025 की शुरुआत में पॉलिसी का रूप लेने लगा। अगस्त 2025 में जर्मनी ने कहा कि अब वो इजराइल को ऐसे हथियार नहीं भेजेगा जो गजा में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी महीने फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे अहम पश्चिमी मुल्कों ने कहा कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का मंच चुना गया। 22 सितंबर को ये फैसला औपचारिक हो जाएगा। बेल्जियम और लग्जमबर्ग भी इस कतार में शामिल हो गए हैं। आप कहेंगे कि इस फैसले से क्या ही फायदा है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है, क्योंकि ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया जब इजराइल वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार करके और गजा की जमीन अपने कब्जे में लेकर फैक्ट ऑन द ग्राउंड बना रहा था। ऐसे में यूरोपियन मुल्कों का ये कदम उसके बरक्स एक ऑल्टरनेटिव फैक्ट की तरह था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कबूल भी था। दूसरी तरफ से भी संदेश गया कि 2 स्टेट सोल्यूशन अभी पूरी तरह मरा नहीं है। इसके अलावा बेल्जियम ने इजराइल सरकार के 2 कट्टरपंथी मंत्रियों इतमार बेन गविर और बेजालेल स्मोट्रिच को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया, यानी अब ये दोनों मंत्री बेल्जियम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्पेन ने भी इजराइल पर पाबंदियां लगाई। इनमें शामिल था इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर रोक, गजा में जेनोसाइड या युद्ध अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति पर स्पेन में प्रवेश पर बैन, इजराइल के लिए हथियार लेकर जाने वाले जहाज़ों और विमानों को स्पेन के पोर्ट्स या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से रोक। ये सारा दबाव बन ही रहा था कि 9 सितंबर की तारीख आ गई। इस रोज़ इजराइल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसके इंटरनेशनल आइसोलेशन को कई गुना बढ़ा दिया। इस रोज़ इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया और हमास के उन वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया जो अमरीकी समर्थन वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर बातचीत के लिए मौजूद थे। कतर वो जगह थी जहां सालों से हमास नेताओं को अमरीकी और इजरायली सरकारों के कहने पर ही रखा गया था ताकि बातचीत संभव हो सके। ऐसे में कतर की ज़मीन पर हमला करना न सिर्फ उसकी संप्रभुता का उल्लंघन था, बल्कि पूरी बातचीत की व्यवस्था पर एक चोट भी थी। इस हमले के बाद 15 सितंबर को अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कतर में एक इमरजेंसी समिट बुलाई थी। यानी इस हमले ने इस्लामी दुनिया को भी कुछ हद तक एकजुट कर दिया है, क्योंकि उन्हें यह एहसास होने लगा है कि खतरा उन तक भी पहुंच सकता है। 15 सितंबर को इन देशों ने इजराइल के खिलाफ अपने डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने की बात की और इजराइल की आलोचना भी की। ये सब कुछ होने के बाद अब यूएन कमीशन की ये रिपोर्ट आई है, तो इस रिपोर्ट का क्या असर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक रह जाएगी या इजराइल भी अपना रुख बदलेगा? जानकारों से समझते हैं। इजराइल अपने ऑपरेशंस में आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि ये नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल है, यानी कि नेतन्याहू को री इलेक्शन में भी जाना है जल्द। दूसरी बात यह है नेतन्याहू के ख़िलाफ़ केसेस भी हैं बहुत सारे करप्शन के, तो उन केसेस के लिए ज़रूरी है कि नेतन्याहू पावर में रहें। और अगर अपनी पॉपुलैरिटी रीगेन करनी है जो कम हुई थी अक्टूबर 7, 2023 के हमलों के बाद, वो इस पे निर्भर है।
कुछ तो रीगेन की है उन्होंने ईरान पे हमला करके, जीत पाके, कुछ लेबनान में हिजबुल्लाह को तबाह करके, पर अब उम्मीद वो ये कर रहे हैं कि हमास के तबाह होने पर उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी कुछ, और वो रिकवर करेंगे जो ग्राउंड उन्होंने हारा था पिछले 2-3 साल में। सवाल तो अमेरिका पर भी है। अमेरिका ने इजरायली कार्रवाई में अब तक सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई है। क्या इन आरोपों के बाद हम अमेरिका का रुख बदलता हुआ देखेंगे या वो बिना शर्त समर्थन जारी रखेगा? अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इजराइल लॉबी है अमेरिका में वो बहुत ताकतवर है। ट्रंप भी उसके दबाव में आ चुके हैं, पर अब अगर पूरी दुनिया में उंगलियां उठाई जाएंगी जेनोसाइड के मामले में कि अमेरिका उसमें कोलैबोरेटर है, कॉम्प्लिसिट है जिसे कहते हैं, सहयोग दे रहा है इजराइल का इस जेनोसाइड में, तो अमेरिका को भी कुछ प्रेशर महसूस होगा, क्योंकि अब तक वो उंगलियां सिर्फ और मुल्कों पे उठाई जाती थीं, ऐसे मुल्क जैसे नॉर्थ कोरिया या रशिया, कभी कभी चीन पे। तो अब वही इल्ज़ामात अगर अमेरिका पे लगे तो अमेरिका की पब्लिक भी उस तौहीन को बर्दाश्त करेगी या नहीं, वो देखने के काबिल है। तो देखते हैं क्या होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। फिलहाल सुर्खियां। पहली सुर्खी अमेरिका से। यहां सेना ने एक बार फिर से 15 सितंबर को वेनेजुएला की बोट पर हमला किया। अमेरिका ने दावा किया है कि ये बोट ड्रग तस्करों की थी। हमले में 3 लोग मारे गए। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। लिखा, मेरे आदेश पर अमेरिकी सेना ने ड्रग तस्करी करने वाले कार्टेल और नार्को टेररिस्ट पर स्ट्राइक की। ये लोग वेनेजुएला से नशीले पदार्थ अमेरिका ले जा रहे थे। इससे पहले भी 2 सितंबर को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के कुख्यात ट्रेंडी अरागुआ गैंग से जुड़े 11 लोगों को मार गिराने का दावा किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिए कि आने वाले दिनों में अमेरिका इन कथित ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ और बड़े हमले कर सकता है। अमेरिका ट्रेंडी अरागुआ गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। हालांकि अमेरिकी संसद ने ट्रेंडी अरागुआ या वेनेजुएला के खिलाफ किसी तरह की सैन्य कार्रवाई को मंजूरी नहीं दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जुलाई 2025 में ट्रंप ने एक सीक्रेट आदेश पर साइन किए। इसमें रक्षा विभाग उर्फ पेंटागन को कहा गया कि कुछ लैटिन अमेरिकी आपराधिक गिरोहों और ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की जाए। अगस्त में अमेरिका ने भारी हथियारों से लैस अपनी नौसेना को कैरेबियन सागर के दक्षिणी हिस्से में भेजा। हालांकि अपने पिछले 2 हमलों में अमेरिकी सेना ने यह नहीं बताया कि वो नावों पर हमले के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। ध्यान रखिए कि ये पता होना चाहिए कि किसी भी हमले में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि दुनिया भर को पता चल सके कि कोई देश कहीं प्रतिबंधित हथियारों को तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। साथ ही हथियारों से ये भी पता चलता है कि हमला या जंग किस तरह की है या वो जंग कब तक चल सकती है। आप अमेरिका के आर्सेनल से अंदाजा लगाइए। इस वक्त अमेरिकी नौसेना के 8 जंगी जहाज कैरेबियन में तैनात हैं। पेंटागन ने पोर्टो रिको में MQ-9 रीपर ड्रोन और F-35 लड़ाकू विमानों समेत अन्य विमान भेजने का आदेश दिया है। अमेरिका और क्या कर सकता है? किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करने से सरकार उनकी संपत्ति जब्त कर सकती है, उन पर वित्तीय पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन युद्ध जैसी कार्रवाई का अधिकार नहीं मिलता। उससे जुड़े लोगों को बंदी बनाया जा सकता है, उनकी निजी संपत्ति को भी सीज किया जा सकता है और उन पर ट्रैवल बैन भी लगाया जा सकता है। बात ट्रंप और न्यूयॉर्क टाइम्स की हो रही है तो एक बोनस खबर जान लीजिए। ट्रंप ने अपने वकीलों को काम पर लगा दिया है। कहा है कि अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर $15 बिलियन का मानहानि का मुकदमा करे। ट्रंप का तर्क, यह अखबार डेमोक्रेट्स का टूल है। दूसरी सुर्खी, टैरिफ पर भारत और अमेरिका के बीच कई हफ्तों से चल रही तनातनी के बाद दोनों देशों ने एक बार फिर ट्रेड टॉक्स शुरू कर दी हैं। 15 सितंबर को अमेरिका की तरफ से इस बातचीत में शामिल हो रहे ब्रेंडन लिंच दिल्ली पहुंचे। वो साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। वहीं भारत का नेतृत्व कॉमर्स डिपार्टमेंट के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल कर रहे हैं। हालांकि भारत ने साफ किया है कि बैठक दोनों देशों में ऑफिशियली ट्रेड टॉक्स की शुरुआत नहीं है। मीटिंग का मकसद इस बात पर चर्चा करना है कि समझौते तक कैसे पहुंचा जाए। अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद से पहला मौका है ये जब कोई अमेरिकी अधिकारी ट्रेड से जुड़ी बात के लिए भारत आ रहा है। इससे पहले पिछले महीने अगस्त में दोनों देशों के बीच एक शेड्यूल्ड मीटिंग रोक दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये माहौल थोड़ा बेहतर हुआ है। ट्रंप प्रशासन नरम दिख रहा है और भारत ने भी कहा है कि बातचीत जारी है। इस खबर से जुड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए आप हमारा आज का फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आज का दुनियादारी यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।